हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि निर्देशांक ज्यामिति है उसकी कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते हैं वो आपको अवगत कराने जा रहे हैं। आप ध्यान से इस टॉपिक को समझें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, यानी ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग जो है वो आप क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति। अब यहाँ पर कुछ बातें जो आपको आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये एक्सरसाइज करने से पहले याद रखने योग्य बातें। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी कि किसी बिंदु ए के निर्देशांक, यानी उस बिंदु को दर्शाने के लिए दो निर्देशांक होते हैं, एक्स और वाई। निर्देशांक एक्स और वाई है तो उसे ए ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई से दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं। किसी भी एक्स अक्ष को जो है भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो एक्स अक्ष को भुज, तो अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए आप, तो ये इस तरह से ये वाला एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है। तो ये एक्स अक्ष क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। यानी जैसे अपनी भुजाएं अपन फैला करके खड़े होते हैं तो भुजाओं की जो स्थिति होती है वही एक्स अक्ष की स्थिति है। और ये वाला जो अक्ष है, ये वाला अक्ष वाई अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, कोटि। तो एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। किसी बिंदु का भुज वाई अक्ष के दाईं ओर, यानी कि ये वाई अक्ष है, भुज का मतलब एक्स का मान, तो इस वाई अक्ष के दाईं ओर यानी इस तरफ राइट हैंड साइड में धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। और बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भुज का मान है वो ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा, -1, -2, -3। इसी तरह किसी बिंदु की कोटि एक्स अक्ष के ऊपर, कोटि की बात कर रही है, ये भुज है यानी ये एक्स अक्ष है, कोटि यानी वाई का मान। तो एक्स अक्ष से ऊपर की तरफ धनात्मक 1, 2, 3 ये धनात्मक है और नीचे ऋणात्मक होता है, नीचे की तरफ -1, -2, -3 ये ऋणात्मक होता है। तो ये भुज और कोटि जहाँ वो एक दूसरे से मिलते हैं वो बिंदु वो होता है जिसको मूल बिंदु बोलते हैं। इस तरह से ग्राफ में 4 भाग बन जाते हैं 90 डिग्री एंगल से। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। पहले भाग को प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे भाग को तृतीय चतुर्थांश और इस भाग को चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश में हमेशा एक्स और वाई की वैल्यूज प्लस प्लस में होती है। दूसरे चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू माइनस की होगी और वाई की वैल्यू प्लस की होगी। तृतीय चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू माइनस में होगी। और चौथे चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू प्लस की होगी और वाई की वैल्यू माइनस की होगी। ऐसा इसलिए होता है, देखो यहाँ पर ये भुज है, इसमें ये +1, +2, +3। इसी तरह ये कोटि 1, 2, 3 ये प्लस में, तो यहाँ कोई भी बिंदु आएगा, जैसे अपन ए बिंदु की बात करते हैं तो ए से अपन यहाँ चलते तो क्या मान मिलता, 1। इसी तरह ए से इस कोटि की तरफ चलते तो क्या बनता है, 2। तो ये जो बिंदु ए है इसके निर्देशांक क्या बनेंगे, पहले एक्स का मान लिखना है, यानी यहाँ से आप जब एक्स अक्ष पर जाते हैं तो कौन सा मान मिला, 1। यहाँ से वाई अक्ष पर जाते हैं तो कौन सा मान मिला, 2। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 1 और 2। इसी तरह अपन बी की बात करते हैं तो बी बिंदु जो है, यहाँ से अपन को एक्स अक्ष पर जाना तो कौन सा मान मिला, -2। यहाँ पर पहला मान माइनस का, दूसरा प्लस का। और बी बिंदु से वाई अक्ष की तरफ चलते तो कौन सा मान मिला, प्लस का 1। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या बनेंगे, एक्स पर जाने पर क्या बना, -2 और वाई पर चलने पर क्या बनता है, प्लस का 1। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -2 और +1, जैसा कि यहाँ पहले बताया। इसी तरह आपको आगे देखना, बिंदु सी की बात करें तो बिंदु सी से जब अपन एक्स अक्ष की तरफ चलते तो क्या कौन सा मान मिलता, -2। इसी तरह से
वाई अक्ष पर यानी कि कोटि की तरफ चलेंगे, कौन सा मान मिला, माइनस का 1, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है, तो बिंदु सी की निर्देशांक क्या बनेगी, -2 और माइनस का 1। यहाँ पर दोनों ही मान किसके होंगे, माइनस के। इसी तरह डी की बात करते हैं, बिंदु डी से भुज की तरफ यानी एक्स अक्ष की तरफ चलते हैं तो कौन सा मान मिला, +3, और बिंदु डी से वाई अक्ष की तरफ चलते हैं तो कौन सा मान मिलता, -1। तो डी का जो निर्देशांक हो जाएगा वो 3 और -1 होगा। यहाँ पर प्लस और माइनस के निर्देशांक मिलेंगे चौथे चतुर्थांश में, तो +3, एक्स का वैल्यू +3 है, तो यहाँ से वाई अक्ष पर चलते हैं तो वाई का मान -1 है। एक्स अक्ष पर वाई का मान सदैव 0 होता है। ये जो एक्स अक्ष है ये वाला, इस पर वाई का मान, जैसे यहाँ अपन खड़े रहते हैं, इस बिंदु पर पहुंचते हैं तो यहाँ एक्स की वैल्यू तो 1 होगी लेकिन वाई की वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी, आप इस एक्स पर आ जाइए यहाँ से वाई अक्ष पर, तो कौन सा मान मिलता है, वाई का 0 मिलता है। एक्स अक्ष पर वाई का मान सदैव 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स का मान सदैव 0 होता है। अब अपनी वाई अक्ष की बात करें, ये वाला वाई अक्ष है, तो ये वाला बिंदु 2 है। यहाँ पर यदि मैं इस पेन को ले जाता हूँ बिंदु 2 पर, तो ये y की वैल्यू कितनी बन रही, y की वैल्यू कितनी बन रही, यहाँ पर y की वैल्यू 2 बन रही है, लेकिन x की वैल्यू क्या बनेगी, तो अपन x अक्ष पर पहुँचते हैं, तो x अक्ष पर पहुँचने पर कौन सा वैल्यू आया यहाँ पर, 0। इसलिए y अक्ष का कोई भी वैल्यू होगा वो तो होगा, y अक्ष पर x का मान सदैव 0 होगा और x अक्ष पर y का मान सदैव 0 होगा। तो ये आपको उल्टा याद रखना। अब कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें एक्स अक्ष की बात करता है कि भाई एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु लेना तो हमेशा क्या लेंगे, एक्स और 0। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्स अक्ष पर एक्स का मान तो होता है लेकिन वाई का मान हमेशा 0 होता है। इसी तरह वाई अक्ष पर कोई बिंदु लेना है तो उसमें क्या लेंगे, 0 और वाई, क्योंकि वाई अक्ष में वाई का मान तो होता है लेकिन एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष की जब भी बात करता है कोई भी बिंदु लेना है तो x और 0 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि x अक्ष पर x का मान होता है, y का मान 0 होता है। इसी तरह y अक्ष पर कोई बिंदु लेने की बात करें तो 0 और y लेंगे, क्योंकि वहाँ y का मान तो होगा लेकिन x का मान सदैव क्या होगा, 0। मूल बिंदु जो कि ग्राफ का ये वाला बिंदु है, यानी जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष दोनों मिलते हैं, एक दूसरे से प्रतिच्छेद करते हैं, वो वाला मूल बिंदु, उसको O से दर्शाते हैं और उसके निर्देशांक हमेशा 0, 0 होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, 0, और y की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। यानी मूल बिंदु O पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। चलो अब प्रश्नों की दृष्टि से कुछ बातें हैं जो आपको प्रश्न पढ़ते समय, यानी किसी भी प्रश्न को हल करेंगे तो उससे पहले कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो क्या चीज़ है वो समझते हैं। प्रश्नों की दृष्टि से कुछ बातें देखो, जैसे यदि किसी प्रश्न के अंदर एक ब्रैकेट कोई बिंदु है, 2 निर्देशांक लिखे हुए, ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के पहला दूसरा मान लिख करके ब्रैकेट लगा दिए, फिर और लिख दे, तथा लिख दे, एवं लिख दे और फिर एक और बिंदु लिखा मिले। ऐसा अक्सर दूरी ज्ञात करने वाले में या विभाजन वाले प्रश्नों में आता है। तो आपको इस और पर ध्यान देना है कि ये और जो होता है, और से पहले वाले बिंदु को आप बिंदु ए मानेंगे। ए मानने का मतलब है उसके जो निर्देशांक है उनको x1 और y1 से आपको लेना है। इसी तरह और के बाद वाला जो बिंदु है वो b होगा और उसमें जो निर्देशांक होंगे वो x2 और y2 लेना है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि और से पहले वाला बिंदु जो है वो a लेना है जिसमें x1 y1 होंगे और o के बाद वाला बिंदु x2 y2 होगा। इसके अलावा अगर उसी प्रश्न में इसके अलावा कोई और बिंदु है तो उस बिंदु को अपन क्या मानते हैं, P मानते हैं। P का मतलब x और y। तो ये विभाजन वाले और दूरी वाले प्रश्नों में आपको विशेष ध्यान रखना है। अब कुछ सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको याद रखने हैं। 2 बिंदुओं के मध्य दूरी, निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदु दे रखे हैं और उसके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो A और B की दूरी को अपन किससे लिखेंगे, AB। इसी तरह C और D बिंदु है तो उसके बीच की दूरी को CD लिखेंगे। P और Q के बीच की दूरी है तो उसको क्या लिखेंगे, PQ। लिखने का तरीका, सूत्र क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कौन होता है, B बिंदु का पहला मान, और x1 कौन सा होता है, A बिंदु का पहला मान। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
y2 कौन सा होता है, b बिंदु का दूसरा मान, और y1 कौन होता है, a बिंदु का दूसरा मान। तो यहाँ हो गया किसी भी दूरी को ज्ञात करते समय x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का वर्गमूल निकालना पड़ता है। मान लो कहीं पर भी आपको, जैसे ये तो एक कोई दूरी है, दूरी किसी भी दूरी का स्क्वायर ज्ञात करना हो, स्क्वायर, तब ये अंडर रूट नहीं लगेगा, यानी ये अंडर रूट हटेगा तभी इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। अगला सूत्र देखते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर, यानी दो बिंदु है, कोई भी दो बिंदु, जैसे ये बिंदु है और इसको मिला दिया मैंने, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु, ये मैंने लिख दिया पी। तो यहाँ पर देखो आपकी वो सारी बातें इससे क्लियर हो जाएगी। तो ये अपन यहाँ कर रहे थे ए, तो ये ए वाला बिंदु होगा, ये कौन सा बिंदु होगा, बी। ये रेखाखंड पर कोई तीसरा बिंदु है तो वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ये बिंदु इस रेखाखंड को विभाजित करेगा, किसी न किसी अनुपात में विभाजित करेगा। तो विभाजन का सूत्र क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई विभाजक बिंदु है, उसके निर्देशांक ज्ञात करने, यानी इस पी के निर्देशांक ज्ञात करने। तो अंत विभाजन और बाह्य विभाजन दो सूत्र है, एक अंत विभाजन का है और एक बाह्य विभाजन का। इसमें आप तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, एक सूत्र याद रखें अंत विभाजन का। अंत विभाजन का सूत्र होता है x2 m1 प्लस x1 इंटू m2 और बट्टे में m1 प्लस m2। बस ये सूत्र याद रख के x का फॉर्मूला तो x2 x1 आ जाएगा और y का फॉर्मूला है तो वहाँ पर y2 y1 आ जाएगा। बाकी वैसे ही रहेगा m1 और m2, y2 के साथ m1 और y1 के साथ m2, बीच में प्लस, नीचे m1 प्लस m2। m1 m2 क्या होता है, जैसे x और y तो आपने देख रखा है, x2 x1 y1 x2 y2, ये तो है ही। अभी m1 m2 क्या होता है, ये होता है अनुपात। किस अनुपात में, जो अनुपात जो होता है वो m1 और m2 से दर्शाते हैं। तो ये जो m1 और m2 है ये अनुपात का संकेत है। तो x बराबर हो जाएगा x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर हो जाएगा y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। बाह्य विभाजन में यही सूत्र है, केवल आपको प्लस की जगह क्या चिन्ह याद रखना, माइनस का, दोनों ही जगह। नेक्स्ट, यदि कोई बिंदु ए रेखाखंड PQ पर के अनुपात 1 में विभाजित होता है, यानी कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाला, ये दो बिंदु है, यही वाले बिंदु, और अगर इसको दिए गए बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई रेखा इस P बिंदु पर विभाजित करती, तब ये सूत्र काम आता है। कौन सा, रेखाखंड PQ को के अनुपात 1 में विभाजित करे। यहाँ P बिंदु है, AB रेखाखंड है, तो AB लो या PQ एक ही बात है। के अनुपात 1 में विभाजित करता है तो उसका सूत्र ऐसा ही रहेगा। क्या सूत्र है, A के निर्देशांक जो बनेंगे x बराबर k x2 x1 अपॉन k प्लस 1, ऐसे देखो यही वाला सूत्र काम आएगा, सेम यही सूत्र है। x2 ये रहा, ये x2, पहला अनुपात यहाँ पर क्या है k, तो k आ गया, x1 x1, m2 दूसरा अनुपात 1 है तो m2 का मान 1 होगा, तो 1 का x1 से गुणा करेंगे तो x1 आएगा, अपॉन में m1 यानी कि k और m2 यानी कि 1, k प्लस 1, यानी ये सेम ही सूत्र है। अनुपात k और 1 है, तो k और 1 है तो k किसका मान हो जाता है, m1 का, और 1 किसका हो जाएगा, m2 का। इसी तरह इधर y बराबर हो जाएगा k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। अब किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के ठीक बीचों बीच मध्य बिंदु, बीच का बिंदु है, उसके निर्देशांक यदि ज्ञात करने हैं तो सीधा सा सूत्र लगे। बीच का बिंदु का मतलब क्या हुआ कि उसके किस अनुपात में वो काटेगा, 1:1, यानी बीचों बीच है तो दोनों तरफ बराबर भाग होंगे तो अनुपात क्या हो गया, 1:1। तो सूत्र वही है, यहाँ मैं 1 रखता हूँ मान, यहाँ पर भी 1 रखता हूँ, तो 1 रखूंगा तो ये x2 बन जाएगा, 1 से इसको गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, x1, यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही वाला सूत्र है, x1 प्लस x2 बट्टा 2 और इसी तरह y1 प्लस y2 बट्टा 2, यानी m1 और m2 के अनुपात यहाँ पर क्या है, 1 और 1, इसलिए ये x1 प्लस x2 बट्टा 2 हो गया और y1 प्लस y2 बट्टा 2। कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, किसी रेखाखंड को समत्रिभाजित, समान
तीन भाग, यानी कोई बिंदु ऐसा, कोई एक बिंदु रेखाखंड पर दो बिंदु ऐसे जो उसको समान तीन भागों में विभाजित करते हैं, तीन भागों में बांटते हैं, तो उस बिंदु का जो अनुपात है वो प्रश्न में नहीं लिखा होगा। आपको याद रखना है कि समान तीन भागों में बांटने वाला पहला बिंदु 1:2 में विभाजित करेगा रेखाखंड को, और दूसरा बिंदु 2:1 में विभाजित करेगा। इसी तरह किसी रेखाखंड को समान चार भागों में विभाजित कर रहा है कोई बिंदु, समान चार भाग, तो उसमें तीन बिंदु होंगे, तो पहले बिंदु का जो अनुपात होगा विभाजन का अनुपात वो हो जाएगा 1:3, दूसरे का होगा 1:1, यानी वो बीचों बीच होगा, और तीसरे बिंदु का अनुपात हो जाएगा 3:1। ऐसा कैसे होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज से बता दूं, जैसे ये ए और बी दो बिंदु है, ये इसको मिलाने वाला रेखाखंड है। अब मैं इसके तीन बराबर भाग करता हूँ, ये दो तीन बराबर भाग कर दिया, तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, और एक भाग ये हो गया, यानी AP, PQ और QB ये तीनों बराबर भाग है। तो इसका अनुपात क्या होगा, देखो यहाँ एक भाग इधर है, दो भाग इधर है, तो इसका अनुपात हो गया 1:2। इसी तरह इसकी अनुपात की बात करते हैं तो इधर दो भाग है और एक भाग है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। इसीलिए यहाँ 1:2 और 2:1 है। इसी तरह चार भाग करके देखोगे तब भी वह एक भाग इधर रहेगा, तीन इधर, फिर बीच वाला बिंदु जो हमेशा वो 1:1 में होता है, और अंतिम बिंदु जो है वो तीन भाग आगे रहेंगे, एक भाग पीछे, इसलिए उसका अनुपात हो जाएगा 3:1। तो इसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी वो बता दी है। अगली एक्सरसाइज में इससे संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बार बार देख के लाइक और शेयर करें।